मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक आपके डिमांड और अपेक्षा के अनुकूल है। शीर्षक का नाम है ग्रह का शुभ अशुभ फल कैसे तय होता है। प्लैनेटरी रिजल्ट डिटरमाइनिंग रूल्स GM। प्लैनेटरी रिजल्ट डिटरमाइनिंग रूल्स। आप सभी जानना चाहते हो कि ग्रह का फल शुभ होगा कि अशुभ, ये कैसे तय किया जाए, ये कैसे तय होता है। वो तो फल तो निश्चित है, शुभ अशुभ दोनों, लेकिन हम और आप कैसे उसको कैलकुलेट करें, कैसे उसका आकलन करें और कैसे उसका परीक्षण करें और कैसे उसका प्रेडिक्शन करें, ये विषय होता है। इसी विषय को आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। आप सभी को यह भी ज्ञात है कि केपी ज्योतिष में ग्रह का फल उसके सिग्निफिकेटर्स द्वारा होता है। मतलब ग्रह जिन भावों का सिग्निफिकेटर होता है उसका फल देता है, और वो फल अच्छा है, बुरा है, शुभ है का अशुभ है, ये कैसे तय होगा। क्योंकि यही 12 भाव हैं, इन्हीं 12 भावों का वो फल देता है। ग्रह जहाँ बैठा होता है भाव कुंडली में, वहाँ का उस भाव का और उसकी राशियाँ जिस जिस भाव में होती हैं उन भावों का फल देता है। ये सिग्निफिकेटर तो बता देगा, लेकिन सिग्निफिकेटर ये नहीं बता पाएगा कि ये फल शुभ होगा या अशुभ। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और ये जानकारी जब आपको मिल गई तो आप एक कुशल ज्योतिषी बन जाएंगे। आप निर्णय ले सकेंगे कि किसी की भी कुंडली देख करके आप बता सकते हो कि ये ग्रह शुभ है, इसका फल शुभ है। और ग्रह का शुभ अशुभ फल जब मालूम हो गया तो उसका कब रिजल्ट मिलेगा, उसकी दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर। तो इस नाते ग्रह शुभ फल देगा कि अशुभ, एक बर्थ डिटेल के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। हर ग्रहों के बारे में बताएंगे कि कैसे शुभ अशुभ होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बेल आइकन को दबाइए, आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुँचे। एक हाइप का बटन आता है, उस हाइप को भी क्लिक करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, लेकिन मित्रों को, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी आपके मित्रों को भी मिल जाए। वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। और अंत में एक पूरा आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए आदि से अंत, तभी इसका सही लक्ष्य आप समझ पाएंगे, रिजल्ट आप समझ पाएंगे, कंक्लूजन आप समझ पाएंगे। आइए हम बर्थ डिटेल पर बात करते हैं। आज हमने दशा अंतर दशा तो नहीं बताया, सीधे हम ग्रहों पर बात करेंगे। एक जातक का बर्थ डिटेल है, नाम नहीं दिया है, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 2001, टाइम ऑफ बर्थ है 11:35 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, यहीं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, सिद्धार्थ नगर यूपी से। इस बर्थ डिटेल पर तुला लग्न की कुंडली बनी है। लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली यहाँ है। लग्न कुंडली और कस्प कुंडली में राशियाँ तो नहीं बदली हैं, लेकिन ग्रहों ने अपना स्थान बदला है। आज उसकी विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर द्वारा हम हर ग्रहों को देखेंगे कि कौन सा ग्रह शुभ फल देगा, कौन सा अशुभ। कैसे तय करेंगे आप कि ग्रह शुभ है या अशुभ। एक विषय और बता दें जो प्रचलन में है कि ग्रह जहाँ बैठा है, जिस भाव में बैठा है, ऊंच है, नीच है, केंद्र है, त्रिकोण है, ये सारी मान्यताएं जिस समय की हैं वो समय 5000 वर्ष बीत चुके। आज काल पात्र स्थान परिस्थितियां सब बदल चुकी। इस नाते कृष्णमूर्ति जी, गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने एक नई पद्धति का जन्म दिया, जो उस पुरानी पद्धति का जो असली अंश था उसको लिया और अपने तरफ से जो अध्ययन और शोध किया उसको जोड़ा,
एक टोटल वैज्ञानिक पद्धति का जन्म दिया जो आपके आज के विज्ञान और तर्क पर खरा उतरता है। और कोई भी पद्धति जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतार्किक और अवैज्ञानिक है, उसको बार बार उसी आधार पर किसी श्लोक का, किसी शास्त्र का, किसी मानक ग्रंथ का हवाला दे करके वो सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका असली फल तो वही होगा जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। अगर वो फल जीवन में घटित नहीं हो रहे हैं तो किसी ग्रह को हम देख के ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है, ये राजा बनाएगा, ये रंक बनाएगा, ये गरीबी देगा या अमीरी देगा, या संतान देगा या अन्य। तो मित्रों, इस नाते आज जो नियम बताने जा रहा हूँ इस पर ध्यान देंगे। ग्रह का एक विशेषता और बता दूँ, ग्रह जिस भाव में बैठता है, ये भाव कुंडली से देखा जाता, दृष्टि और ज्योति तो लग्न कुंडली से देख, इसको आपको बताया हूँ। लेकिन सिग्निफिकेटर जो होता है, जिस भाव में बैठता है और जिस भाव में उसकी राशियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए ग्रह को समझा रहा हूँ, जैसे सूर्य है, इसी तरह से हर ग्रहों का केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया गया। सूर्य को दिखाई दे रहा है 10वां और 11वां भाव है। सूर्य आप देखिए कस्प कुंडली में भी, लग्न कुंडली में 10वें है, तो सूर्य में 10वां भाव भी है, 11वां उसका राशि है। अर्थात सूर्य अपने द्वारा 10-11 दे रहा है। और सूर्य का नक्षत्रेश बुध है जो 10, 9, 12 बता रहा है। ये देखिए बुध भी 10वें में है, 9वें में उसकी राशि है, 12वें में उसकी राशि। उसका उप नक्षत्र चंद्रमा है जो 6 और 10 बता रहा है। चंद्रमा देखिए 6 भी 6 में है और 10वें में उसकी राशि है। और उसका उप नक्षत्र का नक्षत्रेश बुध है जो 10, 9, 12 होता। अब यहाँ एक तथ्य बताना चाहता, ग्रह जहाँ बैठा है, जिन भावों को स्वयं के द्वारा बता रहा है, वो फल देगा, लेकिन वो फल से आप निर्णय नहीं कर सकते कि शुभ होगा या शुभ, क्योंकि वो फल सोर्स है, सूत्र है, स्रोत है। फल तो शुभ अशुभ तय होता है नक्षत्रेश से। नक्षत्र का फल ही, नक्षत्र स्वामी का फल ही सबल माना जाता। अब इसी सूर्य को आप देखिए, सूर्य में 10वां और 11वां भाव तो है, आप देखिए 10वां 11वां है, अच्छे भावों में को दिखा रहा है। लेकिन 10वें और 11वें भाव से, मतलब राजनीतिक पक्ष से, आधिकारिक पक्ष से या ऊंची व्यवस्था से और लाभकारी स्थिति में मित्र द्वारा या चाचा द्वारा या बड़े भाई द्वारा या अन्य विधियों से फल देगा। लेकिन यही फल भले अच्छी जगह है, अच्छा भाव दिखा, शुभ और अशुभ दोनों हो जाएगा अगर नक्षत्र का स्वामी गलत बताएगा तो नक्षत्र का स्वामी देखिए 10, 9, 12 बता रहा। अर्थात 9वां भाव भी अच्छा होता है, 10वां भी अच्छा होता है, नक्षत्र में 10, 9 आया है और 12वां भाव भी आया है। इसका मतलब थोड़ा व्यय प्रधान रहेगा, थोड़ा सा हानिकारक रहेगा। लेकिन इसी 10, 9, 12 को क्या सपोर्ट कर रहा है, उसका उप नक्षत्र स्वामी 6 और 10 बता रहा है सीधे। मतलब आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, नौकरी मिलेगा या किसी पद पर है तो इस समय पदोन्नति मिल जाएगी। उसका चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बुध है जो 10, 9 बता रहा है और 12वां स्थान विदेश का भी हो सकता है, क्योंकि विदेश से भी अर्निंग हो सकती है। अब यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुंडली के कौन कौन से भाव उत्तम होते हैं। पहला तो 6वां भाव आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा अच्छा है, 10वां, 11वां, दूसरा लग्न भी अच्छा है, तृतीय भी अच्छा है, चौथा भी अच्छा है। लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए 6, 10, 2, 11 और 1, 3, 5, 9 ये भाव भी अच्छे हैं। 10, 11 तो अच्छे है ही हैं, 6वां भी। लेकिन कुंडली का 8वां और 12वां यह जिसके साथ जुड़ जाएगा, 8वां 12वां कोई एक है तो 7 या 12वां भी जुड़ गया, जैसे 5वें के साथ 8वां 12वां जुड़ गया तो अशुभ फल हो जाए। 5वें के साथ 11वां जुड़ जाएगा, 10वां जुड़ जाएगा तो शुभ हो जाएगा। इसी तरह से चौथे के साथ 8वां 12वां जुड़ गया तो शिक्षा के क्षेत्र में, भूम वाहन के क्षेत्र में, वाहन खरीदने के लिए तो 12वां ठीक है, लेकिन
शिक्षा के, माता के क्षेत्र में हानिप्रद होगा। भूमि वाहन खरीदना हो तो कुछ ठीक रहेगा। तो 8वां और 12वां जिसके साथ जुड़ा वो भले औसत दर्जे का हो, खराब हो जाएगा। अगर 6वां 11वां जिसके साथ जुड़ गया, जैसे 7वें के साथ 11वां जुड़ गया, दूसरा तो विवाह हो जाएगा। 5वें के साथ दूसरा 11 जुड़ गया, संतान हो जाएगी। लेकिन उसी 5वें के साथ 6वें के साथ 8वां 12वां जुड़ गया तो संतान से भी प्रॉब्लम और आपके स्वास्थ्य से भी प्रॉब्लम। दूसरा विषय, फल की एक बारीकी और बता दे रहा हूँ। जो भाव अच्छे भी हैं लेकिन उनके व्यय भाव, उनका व्यय भाव आया, जैसे 6वां भाव आया है, अच्छा है, लेकिन उसका व्यय भाव कहीं न कहीं वो प्रसंग में हानि ही करेगा। व्यय 7वां आया, उसका व्यय भाव तो व्यय भावों को भी देखिए। लेकिन मेन होते 8वां और 12वां। ये भाव जिस ग्रह के साथ, जिस भाव के साथ जुड़ जाते हैं उनके शुभ फलों की हानि करते हैं। तो इस तरह से सूर्य में 6 और 9 तो है, 12वां भी जुड़ गया है, उसके उप नक्षत्र में जुड़ गया है, थोड़ा सा न्यून है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, शुभ फल देगा। चंद्रमा देखिए 6 10 स्वयं के द्वारा अच्छा बता रहा है। ये भी बुध के नक्षत्र में 10 9 12, और ये भी बुध के उप नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र, तो ये भी अच्छा है औसत दर्जे का। सूर्य भी अच्छा, चंद्रमा भी अच्छा। मंगल देखिए 2 2 7 है, अर्थात कुटुंब है, धन है। 7वां भाव माने पत्नी है या आपका पार्टनर है या व्यवसाय है। इन स्थानों से आपको चूँकि बुध के नक्षत्र में है, अच्छे क्वालिटी का धन स्थिति होगी, स्थिति बनेगी। 9वें से मान सम्मान भी बढ़ेगा, 12वें से थोड़ा इन्वेस्ट होगा, व्यय प्रधान रहेगा। अर्थात बुध में फिर देखिए, बुध के नक्षत्र में है तो कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्रेश होगा। और बुध, यही बुध का उप नक्षत्र स्वामी गुरु है, जिसमें 8 3 6 आया है। 8वां आने से थोड़ा न्यून है, लेकिन बुध भी 6वां आया है, औसत दर्जे का ठीक है, क्यों, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया नहीं है। गुरु का नक्षत्र राहु है, जिसमें 8 9 12 तीनों बेकार भाव हैं। अब गुरु को देखिए, गुरु में 8 3 6 है, ठीक है, लेकिन राहु के नक्षत्र में जो 8 9 12 है उसमें अच्छे फल नहीं हैं। अगर वो नक्षत्र स्वामी सपोर्ट ही करे तो क्या कर लेगा। जब नक्षत्र में अच्छे भाव हों और उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट करता हो तो अच्छा फल, शुभ फल मिलेगा। लेकिन अगर नक्षत्र में खराब भाव हैं और उप नक्षत्र स्वामी में भी वो खराब भाव आ गए तो खराब ही फल जाएगा। तो इस तरह से गुरु का फल 8 9 12 नक्षत्र के माध्यम से है, अशुभ होगा। शुक्र का फल देखिए, शुक्र में 9 1 8 तो है ही है, राहु के नक्षत्र में 8 9 12, अर्थात शुक्र में 8 9 12 है। 9वां भले ठीक है, लेकिन 8 12 होने से खराब हो गया तो शुक्र अशुभ फल देगा इस कुंडली में, भले लगने इसमें। और केतु जो है, जिसका उप नक्षत्र स्वामी है, जब नक्षत्र में अच्छे भाव नहीं है तो उप नक्षत्र सपोर्ट करके कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब नक्षत्र में बुरे भाव हैं तो उप नक्षत्र में बुरे भाव अगर आए हैं तो बहुत बुरा फल मिलेगा। अब शनि को देखिए, शनि में 8 4 5 है, अर्थात 8 4 5 स्वास्थ्य के लिए ठीक है, स्वास्थ्य इच्छा वगैरह, लेकिन बहुत अच्छे भाव नहीं हैं, 6 10 2 11। लेकिन शनि का नक्षत्र 6 10 बता रहा है। इन नाते आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। कहाँ से? 8 से 4 से 8 में बैठना कोई बुरा नहीं है। अगर उसका नक्षत्र अच्छी स्थिति में 6 10 बता रहा है तो 8वां स्थान गुप्त स्थान होता है, ससुराल का धन होता है, कंपनसेशन से प्राप्त धन होता है, डोनेशन से प्राप्त धन होता है, ग्रेच्युटी से प्राप्त धन होता है, प्रोविडेंट फंड से प्राप्त धन होता है, जीवन बीमा से प्राप्त धन होता है, गुप्त धन होता है, अवैध तरीके से कमाया गया धन होता है। इस तरह से गुप्त धन भी मिलता है, लेकिन वो बैठा हो 8वें में तब, लेकिन उसका नक्षत्र 6 10 11 बता रहा है। तो ये शनि जो है 6 10 बता रहा है। इसका उप नक्षत्र स्वामी बुध में 9 10 है, 6 10वां भाव है। इस तरह से शनि अच्छा फल देगा। जब उसकी दशांतर दशा प्रत्यंतर आएगी तो अच्छा फल।
देगा। और राहु 8, 9, 12 होता रहा, कोई भाव बहुत अच्छा 8, 12 ही है। राहु अपने ही नक्षत्र में 8, 9, 12 मतलब गुरु के उप नक्षत्र में है तो नक्षत्रीय संगत गुरु हुआ, थोड़ा 6वां भाव है, लेकिन राहु का फल व्यापक होता है। किस ग्रह की दृष्टि है, किसकी ज्युति है और किन भावों का स्वामी है, राशियों का, ये सब देख के रिजल्ट होता है। लेकिन राहु यहाँ प्रथम दृष्टिया शुभ नहीं है। केतु यहाँ देखो 2, 3, 6, 2, 6 आया, केतु में 2, 6 आया, शनि में 8, 4, 5 आया 6, केतु राहु से अच्छा फल देगा। अर्थात कंक्लूजन यही है मित्रों कि ग्रह जहाँ बैठा है, जिन भावों में बैठा है और जिन भावों में उसकी राशियाँ हैं और जहाँ वो देख रहा है, इन भावों का फल देता है, इनका सिग्निफिकेटर होता है। लेकिन वो फल शुभ होगा कि अशुभ, वो नक्षत्र की स्थिति, किस नक्षत्र में वो बैठा है, ये तय करती है। आज का विषय यही है कि कैसे तय होता है, मतलब नक्षत्र की स्थिति तय होता है। अगर उसका नक्षत्र स्वामी अपने सिग्निफिकेटर के माध्यम से अच्छे फल दे रहा है और उप नक्षत्र स्वामी में थोड़ा सा भी सपोर्ट आ गया तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर नक्षत्र स्वामी खराब भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, खराब भाव कोई नहीं होते, यही 12वां भाव जब विदेश जाने का योग होगा तो 9, 3, 12 देखा जाता है। यही 12वां भाव जब आपको कोई वाहन खरीदना होता है 4, 11, 12 देखा जाता है। आपको ऋण मुक्ति जब लेना होगा 13 ही 12वां भाव जरूरी हो। कहीं कहीं ये भाव अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर नक्षत्र के माध्यम से भाव आए हैं तो इन विषयों जिनको हम 2-3 पॉइंट बताए, इनको छोड़ के हर जगह 8वां 12वां अगर जुड़ा है, 5वें के साथ जुड़ा है 5, 8, 12 नक्षत्र के नाम, तीसरे के जुड़ा है 3, 8, 12, चौथे के साथ जुड़ा है 4, 8, 12, तो निश्चित रूप से नक्षत्र में होते हुए अच्छा फल नहीं। और जिनके भी साथ 11वां भाव जुड़ा है नक्षत्र के माध्यम से, वो कितना भी खराब फल दे तब भी अच्छा फल देगा, क्योंकि 11वां भाव प्रायः लाभकारी होता है। तो आज के वीडियो का सारांश यही है कि ग्रह का फल उसके नक्षत्र स्थिति से तय होता है। ये केपी का सिद्धांत है और ये सिद्धांत पहले नहीं था, और नहीं था तो आज के समय में वह अतार्किक और अवैज्ञानिक हो गया है। उसमें हम कितना श्लोक पढ़ दें, कितने शास्त्र वाक्यों का हवाला दे दें, लेकिन वो 5000 वर्ष पहले जो ज्योतिष रचना हुई उस समय की काल पात्र स्थान परिस्थितियाँ दूसरी थी, आज दूसरी हो गई है। हमेशा शोध खोज की ज़रूरत है। हर 5000 वर्ष बाद कोई न कोई महात्मा पैदा होता है, संत पैदा होता है, महापुरुष पैदा होता है। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए और महापुरुष हुए, बुद्ध हुए, उसी तरह से ज्योतिष के क्षेत्र में भी कृष्णमूर्ति जी हुए 5000 वर्ष बाद ही, तो इन्होंने एक नई पद्धति का जन्म दिया है। अभी इससे बेहतर कोई नहीं शोध और खोज नई पद्धति नहीं है। इस नाते अगर इस पद्धति से आप देखोगे तो आपको सटीक समाधान मिलेगा, कुंडली का सटीक प्रेडिक्शन होगा। आप स्वयं से भी इसका लाभ उठा सकते हैं और जिसका भी गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, समाधान करेंगे, परामर्श देंगे, उसको भी लाभ होगा मित्रों। इस नाते आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। बस यही समझिए, अंत में फिर एक वाक्य बोलता हूँ कि ग्रह का शुभ अशुभ फल उसके नक्षत्र बल पर निर्भर करता है। मतलब जिस जो उसका नक्षत्र स्वामी है उसमें स्थित भावों से, अर्थात उसके सिग्निफिकेटर। और कभी भ्रम में न रहिएगा 8वें है, 12वें है या चौथे है, केंद्र में है, त्रिकोण में, वो सोर्स हो जाता है, स्रोत, वो फल नहीं होता है। जब नक्षत्र के माध्यम से खराब भाव आवे तो फल अशुभ होगा, ये जान लीजिए। और वीडियो लंबा न हो, इन नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। शीर्षक फिर मिलूँगा 2-3 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।